हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। हमारा जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू आरपीएससी सिलेबस हम थोड़ा सा मूव कर रहे हैं। इसके अंदर हमने मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट जो करंट अपने पास पार्ट था उसमें से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। क्वेश्चन भी उसके कंप्लीट हो चुके थे और थ्योरी भी उसकी कंप्लीट हो चुकी थी। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व है। इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे चुंबकत्व क्या होता है और इसके मटेरियल कौन से मतलब मैग्नेटिज्म क्या होता है और मैग्नेटिक मटेरियल अपने पास कौन से हैं। इसके अंदर अपने पास टॉपिक रहेंगे, देखो आप, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, वो क्या होती है, कैसे कैसे उनकी प्रॉपर्टीज होती है। बार मैग्नेट चुंबक, जो चुंबक छड़ होता है, छड़ चुंबक जिसको बोलते हैं, वो कैसा होता है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जिस प्रकार द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसी प्रकार चुंबकीय आघूर्ण भी होता है, उसके बारे में देखेंगे। टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल कि तुम्हारे पास चुंबकीय द्विध्रुव अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर टॉर्क कैसे लगेगा, बल आघूर्ण कैसे लगेगा, उसकी बात करेंगे। इसके बाद अपने पास मैग्नेटिक इंडक्शन जिसको अपने चुंबकीय प्रेरण, इसी के साथ साथ अपने पास चुंबकीय प्रेरण बोलो या आप बोलो मैग्नेटाइजेशन, उसकी भी बात करेंगे, वो क्या होता है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसके बारे में बात होगी। परमिएबिलिटी चुंबकीय पारगम्यता क्या होती है। ससेप्टिबिलिटी होती है अपने पास, क्या बोलते हैं उसको, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो आपके पास चुंबकन क्षेत्र है उसकी तीव्रता क्या होती है। इन सब के आपस के अंदर संबंध क्या है। क्यूरी का नियम क्या है और क्यूरी का जो लो है वो किस पे काम करता है, तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पे काम करता है, लोह चुंबकीय पदार्थों में काम करता है, उसके बारे में देखेंगे। हिस्टेरिस लूप जो तुम्हारे पास शिथिल्य वक्र आता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें से 2-3 डेफिनेशन निकल के आएगी और 1 से 2 चीज ऐसे आएगी कि अगर उसका एरिया जो है वो बड़ा हो तो क्या एनर्जी लॉस ज्यादा होगा, या एरिया कम हो तो एनर्जी लॉस कम होगा। इसके बारे में क्वेश्चन होंगे। बीएच कर्व क्या होता है, जो हिस्टेरिस लूप आपका, इसी को बीएच कर्व बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात होगी। बाकी जो सारे के सारे टॉपिक थे हमने जो आपका सेकंड लास्ट लेक्चर रहा था उसके अंदर इसकी थ्योरी कंप्लीट की थी और जो लास्ट लेक्चर रहा था उसके अंदर हमने इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखो मैग्नेटिक, सबसे पहली बात आती है चुंबक बनता कैसे। ठीक है, चुंबक 2 तरीके के होते हैं, प्राकृतिक और अप्राकृतिक, नेचुरल और मैन मेड या कह दो आर्टिफिशियल। जो नेचुरल चुंबक है, जो नेचुरल अपने पास मैग्नेट है, वो कैसे बनते थे। प्रकृति के अंदर बहुत सारे धातु होते हैं, ठीक है ना, तो और धरती के अंदर तापमान क्या है, बहुत ज्यादा है, तो धातु पिघले संबंध धारे क्या होती है, बहती है। और जो धातु थे वो कैसे होते हैं, आयनित होते हैं। आयनों का क्या होता है, आयंस का क्या होता है, फ्लो होता है, तो उससे करंट बनती है तो उससे क्या भी आ जाता है, मैग्नेटिज्म भी आ जाता है। ठीक है ना, तो लगभग ये आइडिया दिए गए कि कभी कभी ये भी कहा गया काफी बार कि चुंबक जो धरती है अपने पास, जो अर्थ है, इसके अंदर काफी क्या है, एक बड़ा मैग्नेट है, उसकी वजह से हमें चुंबक तो फील होता है। या काफी बार ये भी कहा गया जो आयंस है वो क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, तो करंट बनती है तो चुंबक तो आ जाता है। काफी ऐसी चीजें कही गई। इसके बाद अपने पास छोटे छोटे पॉइंट आएंगे। सबसे पहले आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। काफी चीजें अपनी, होता क्या है, बाइलैंग्वेज के चक्कर में कभी हिंदी ज्यादा हो जाती है तो कभी इंग्लिश ज्यादा हो जाती है ना, तो थोड़ा सा आप उसको एडजस्ट करेंगे। बोल मैं दोनों लैंग्वेज में देता हूं जो चीज होती है मेन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या होता है, देखो इसके अंदर भी क्या होता है, आपके पास कोई भी चुंबक है, इसके अंदर मान लो ये इसका अक्ष है, चुंबकीय अक्ष है, जिसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2l है। ये जो इस साइड वाला पॉइंट है इसको मैं n बोलता हूं, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, ये आपके पास दक्षिणी ध्रुव s हो गया। इसका जो अपने पास पोल स्ट्रेंथ है वो इसकी qm है और इसकी कितनी हो जाएगी, माइनस का qm हो जाएगी। तो यहां आपके पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन होगा स्मॉल m से, वो कितना होगा, qm इंटू 2l होगा। कितना होगा, qm इंटू 2l होगा। ठीक है, अब बात आती है तुम्हारे पास कि अगर लूप हो, अपने पास क्या हो, लूप के अंदर जो अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो निकलता है NIA से। ये हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं।
m कितना आता है एन आई, एन क्या है लूप की संख्या, कितने तुमने लूप के राउंड लगाए हैं, आई क्या है बहने वाली करंट, ए क्या है उस लूप का एरिया, लूप होगा तो ऐसे आएगा। और ये अपने पास किसका था, ये अपने पास हो गया बार मैग्नेट का। बार मैग्नेट मतलब छड़ चुंबक जो होगी तो उसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इतना आएगा, और अगर कोई लूप है तो उसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इतना आ जाएगा। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो क्या कहती है। सबसे पहली बात, कुछ प्रॉपर्टी उसकी सेम होगी, ठीक है, कि मान लो तुम्हारे पास ये चुंबक है, ये N है, ये S है। पहली प्रॉपर्टी आती है जो N से निकलेगा वो S में पक्की जाएगी, ठीक है ना। जो भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा N से निकलेगी वो S के अंदर क्या होगी, जाएगी ही जाएगी। और ये कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं, क्योंकि यहां पर जो स्पर्श रेखा होगी वो किसको शो करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को शो करेगी। और एक पॉइंट के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा नहीं हो सकती, तो ये क्या नहीं करती, डोंट क्रॉस ईच अदर, ये डज नॉट क्रॉस ईच अदर, ये एक दूसरे को काटेगी नहीं कभी भी। इसके अलावा जो तुम्हारे पास टेंजेंशियल लाइन होगी, स्पर्श रेखा होगी, टेंजेंशियल लाइन या स्पर्श रेखा किसको शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मैग्नेटिक आपके पास जो फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन को शो करती है। इसके अलावा अपने पास ये क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। क्या बनाती है, क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब जो रेखा एन से निकलेगी वो एस पे जाएगी ही जाएगी, नॉर्थ पोल से निकलेगी वो साउथ पोल पे जाएगी। क्लोज लूप मतलब बंद वक्र बनाती है, ठीक है। इसके अलावा प्रतिच्छेद नहीं करती, स्पर्श रेखा के बारे में बता दिया। और जहां ये क्या होगी, क्लोज होगी, थोड़ी क्लोज होगी या कह दो डेंस होगी, संघन होगी। कैसी होगी, संघन होगी। वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बी है, मैग्नेटिक फील्ड बी आपका ये क्या होगा, हाई होगा। और जहां ये क्या होगी, विरल होगी, या आप कह दो क्या होगी, रेयर होगी। तो वहां आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, लो होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा अपने पास, लो रहेगा, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है जिस प्रकार अपने पास क्या था, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल था ना, -q + q बीच में 2l की या 2a की दूरी। उसके कारण हम क्या करते थे, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या करते थे, गणना करते थे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करते थे, गणना करते थे अक्ष पे और निरक्ष पे, है ना, उसके एक्सिस पे और इसके परपेंडिकुलर पॉइंट के ऊपर करते थे, ठीक है। वो कितना आता था, kp/r3, ऊपर वाले पे और साइड वाले पे 2 kp/r3। इसी प्रकार अगर अपने पास मैग्नेटिक डाइपोल है, अपने पास क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है, तो उसकी वजह से भी अक्ष वाला पॉइंट और उसके परपेंडिकुलर पॉइंट, एक्सियल पॉइंट एंड उसके जो परपेंडिकुलर पॉइंट होता है उसके ऊपर अपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की गणना कर सकते हैं, वो कितनी आएगी। हमें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो फॉर्मूला में याद है तो उससे डायरेक्टली अपने यहां लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस कर रहे हो किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से आप क्या करते हो, रिप्लेस करते हो, तो आपको ध्यान रखना है जो आपका K होगा, वहां क्या होता था, K होता था कूलाम कांस्टेंट जिसे बोला गया था, तो उसको रिप्लेस करना है यहां पे आपको μ0/4π से। किससे रिप्लेस करना है, μ0/4π से। जो E है इसको रिप्लेस करना है आपको यहां पे B से। E को किससे रिप्लेस करना है, B से। K को μ0/4π से। और आपका जो चार्ज Q है इसको पोल स्ट्रेंथ QM से रिप्लेस करना है, बाकी सबका सब सेम रहेगा। और जो P होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, उसको आपको मैग्नेटिक मोमेंट से क्या कर देना है, चेंज कर देना है। जैसे कि देखो अपने पास, जैसे अपने नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक क्या है, देखो दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंग्लिश में क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बार मैग्नेट। बार मैग्नेट है तो अपने पास इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है, स्मॉल m, जो है अपने पास 2 qm × का l। यहां पे जो 2l है वो क्या है, इसकी लेंथ है,
ये जो मैग्नेट है अपने पास इसकी लेंथ हो गई, और QM क्या होगी, इसकी पोल स्ट्रेंथ हो गई। ये आप डिस्टेंस कर दीजिए कितनी, 12। ओके, ये प्लस QM हो गया, ये दूसरा माइनस का QM हो गया। ठीक है, इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ठीक वैसे ही ले लो, उसमें पहले माइनस आता तो इसमें भी माइनस, और उसमें बाद में प्लस आता तो इसमें भी बाद में प्लस ले लो आप। ठीक है, अब देखो एक्सियल पॉइंट जो था, एक्सियल पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट, इधर जो पॉइंट आएगा P पॉइंट, एक्सियल पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की तुम्हारी इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, वहां कितनी आती थी 2kp/r³, वहां कितनी आती थी 2kp/r³, तो यहां कितनी आएगी 2, k की जगह आ जाएगा μ0/4π, p की जगह आ जाएगा m वेक्टर r³ का r³। ठीक है, तो ये कितनी आ गई अपने पास 2 μ0/4π m वेक्टर/r³, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में कितनी थी, याद है ना 2kp/r³। ओके, ये आ गई एक्सियल पॉइंट पर। एक हो इसके ठीक परपेंडिकुलर, एक इसके ठीक परपेंडिकुलर पॉइंट मान लो यहाँ पे Q हो, इसको बोलते हैं निरक्षीय पॉइंट। ठीक है ना, इसके जैसे ये बार मैग्नेट है तो इसके ठीक परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, तो उस पॉइंट Q पे के ऊपर जो तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी, निरक्षीय रेखा जिसे बोलते हैं, ये एक्सीय हो गया, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आती थी, इससे आधी, kp/r³, तो k की जगह आ जाएगा μ0/4π, p वेक्टर की जगह आ जाएगा m वेक्टर, r वेक्टर का r वेक्टर। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरीके से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकाल सकते हैं बार मैग्नेट की जगह। इसकी जगह आपके पास लूप हो तो m का मान चेंज हो जाएगा, अगर बार मैग्नेट हो तो m का मान हो जाएगा, इसको बार मैग्नेट के लिए बोल दो 2qml, और अगर आपके पास लूप हो तो ये हो जाएगा NiA। इसका हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अपने पास देखो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है, अगर अपने किसको, चुंबकीय ध्रुव को, चुंबकीय द्विध्रुव को, अब ये चीज तो समझ में आ गई, चाहे तुम्हारे पास एक बार मैग्नेट है, चाहे आपके पास एक क्या है, बार मैग्नेट है, छड़ चुंबक है, चाहे आपके पास एक करंट लूप है, दोनों किसकी तरह बिहेव करेंगे, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। क्या किसकी तरह बिहेव करेंगे, मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, और इनके लिए क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, है ना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। और जहां चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आएगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह बिहेव करेगा, जैसे विद्युत द्विध्रुव था ना, उसी तरीके से चुंबकीय द्विध्रुव की तरह बिहेव करेगा। और हम सारी चीज निकाल सकते हैं, उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क निकाल सकते हैं, बल आघूर्ण निकाल सकते हैं, अगर उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए। तीसरी बात, अगर उस मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो एक एंगल से दूसरे एंगल तक घुमाने में उसे कितना काम करना पड़ेगा, वो भी निकाल सकते हैं। और इसके अंदर एनर्जी कितनी लगेगी, एक एंगल से दूसरे एंगल तक घुमाने में एनर्जी कितनी लगेगी, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैट में किया था ना, विद्युत द्विध्रुव के लिए जो किया था, वहां से सारे के सारे फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, इधर के भी बन जाएंगे। वो फॉर्मूले बनेंगे कैसे, ये रहा तरीका, k को इससे रिप्लेस करो, e को इससे रिप्लेस करो, q को qm से रिप्लेस करो, और तुम्हारे पास p को m वेक्टर से रिप्लेस कर दो। बस ये सारा करते ही अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले थे, तुम्हारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले थे, वो मैग्नेटोस्टैटिक के भी बन जाते हैं। तो आ जाओ, तो यहां का नेक्स्ट टॉपिक देखो अपने पास, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल in a magnetic field, in a uniform magnetic field, एक समान क्षेत्र में रखे हुए चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए चुंबकीय द्विध्रुव के ऊपर चुंबकीय बल आघूर्ण। समझ रहे हो ना, इंग्लिश हिंदी में स्विच करने में वो लग जाता है, टाइम लग जाता है, गलतियां हो जाती है। ठीक है, तो आपके पास बता देता हूं सिंपली क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास। यहां पे क्या है देखो, यूनिफॉर्म आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, इसके अंदर आपके पास क्या रखा हुआ है, कोई भी चुंबक रखा हुआ है। ये लो, चुंबक हो सकता है, लूप भी हो सकता है, ठीक है ना, पर ये तो वो एक चुंबक की तरह करेगा। इसकी दूरी कितनी है, इसके दोनों पोल्स के बीच में दूरी कितनी है, 2l है। और ये जो पोल है ये माइनस का QM है, ये वाला जो पोल है ये प्लस का QM है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स जो है आपका वो भी किसकी तरह लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह लगेगा। वहां पे कितना लगता था QE, तो यहाँ लगेगा QM इंटू बी वेक्टर, QM इंटू बी वेक्टर। ये आपका F1 हो गया, एक फोर्स इधर लग रहा है, ये आपके पास F2 है, ये कितना है
माइनस का क्यू एम इंटू का बी वेक्टर। अब दोनों जो बल है वो क्या है, दिशा तो अपोजिट है पर एंगल देखो एक एंगल के ऊपर है ना एंगल, और ये एंगल मान लो कितना है आपके पास, थीटा है, थीटा है। तो यहां क्या लगेगा, जो टोरक लगेगा, वहां टोरक कितना था, वहां टोरक था आपके पास P क्रॉस E, तो यहां जो टोरक होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास M क्रॉस B वेक्टर। यहां टोरक हो जाएगा MB साइन थीटा एन कैप। क्या हो जाएगा, MB साइन थीटा एन कैप। मतलब जो आपके पास एन कैप होगा वो किससे आएगा आपके पास, M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर से आएगा। कि अगर आपका M x में है B y में है तो एन कैप कहां आएगा, Z में आएगा। एन कैप मतलब टो बी, बल आघूर्ण वो कौन सी दिशा में लग रहा होगा, M क्रॉस B में लग रहा होगा। टो का सिंपल फॉर्मूला देखो आप टो बी का, तो वहां वो आपके पास यहां पे बन गया सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए MB साइन थीटा। डायरेक्शन के साथ देखना है तो वो बन गया टो बी इजिकल टू MB साइन थीटा एन कैप। जहां पे M क्या है आपके पास, सिंपल सी बात है, बार मैग्नेट है तो QM2L होगा और लूप है तो NIA हो जाएगा। अब यहां पे दो से तीन केस बना सकते हो, जो मैं नहीं बना रहा आप खुद से बना लेंगे। थीटा 0 हो, थीटा कितना हो 90 हो, थीटा कितना हो 180 हो, तो आप देख लो टो कितना रह जाएगा, साइन थीटा 0 तो 0, साइन थीटा 0 0 1, तो टो बराबर MB। मतलब मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब तुम्हारे पास थीटा क्या हो 90 डिग्री हो, थीटा क्या हो 90 डिग्री हो। अब क्या आता है, अब आता है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने एक मैग्नेटिक डाइपोल को रख दिया तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, अब देखो आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या रख दिया, एक डाइपोल रख दिया, मैग्नेटिक डाइपोल रख दिया। अब आप उसको एक एंगल से दूसरे एंगल पे क्या करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, तो आपको कितना काम करना पड़ेगा और उसकी एनर्जी में चेंज कितना आएगा। ठीक है, वो देखते हैं। उससे पहले अभी जो मैंने टॉपिक बोला कि मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, या इसको बोल सकते हो आप मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी कितनी होगी एक डाइपोल की जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो वो एनर्जी कितनी हो जाएगी देखो, एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। कौन सा डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल इन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी। कि आपने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या रख दिया, एक कांस्टेंट एक डाइपोल रख दिया, मैग्नेटिक डाइपोल, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो वो एनर्जी वहां कितनी आई थी P E cos थीटा। तो यहां ये जो तुम्हारे पास U E जो आ जाएगी, U B बोलो आप, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है मैग्नेटिक डाइपोल, तो उसकी एनर्जी कितनी आएगी, वहां थी P E cos थीटा, तो यहां कितनी आएगी, P की जगह आ जाएगा M B cos थीटा। ठीक है ना, यहां पे जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, माइनस में MB cos थीटा। कितनी आती है ये एनर्जी, माइनस का MB cos थीटा आती है। अब अपने पास और कहा जाए कि अब आपको एक एंगल थीटा 1 से थीटा 2 घुमाना है तो आपको कितना काम करना पड़ेगा, देखो तो ये हो जाएगा अपने पास एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट एन मैग्नेटिक डाइपोल, ए मैग्नेटिक डाइपोल in a uniform magnetic field, in a uniform मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी कह दो या कह दो वर्क, मतलब आपको एक यूनिफॉर्म या एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक मैग्नेटिक डाइपोल है, उसको रोटेट करना है, थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करना है, तो कितना काम करना पड़ेगा, देखो सिंपल सी बात है, जो काम करना पड़ता है वो यहां पे WB से लिख दोगे आप, और ये कैसे होता था टो डी थीटा, वहां पे भी तो टो डी थीटा था, वहां पे टो ई था, यहां पे टो बी हो जाएगा। थीटा 1 से आप इसको कहां घुमा दो, थीटा 2 से भी घुमा दो, तो लिख दो थीटा 1 से थीटा 2 टो बी का आप लिखो। और ये भी कैसे आया था, ये भी आपको ऐसे आया था, ठीक है ना, टो बी डी थीटा, टो बी डी थीटा। तो यहां पे लिखो टो बी कितना था आपके पास, MB साइन थीटा। करो इसका समाकलन, कितना हो जाएगा, MB साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा कितना होता है माइनस कोस थीटा, तो ये कितना आएगा माइनस MB कोस थीटा। कहां से कहां घुमाना है इसको, थीटा 1 से
थीटा टू घुमाना है, किसका किया, साइन का किया, समाकलन तो माइनस कोस आ गया, ठीक है। तो ये नीचे वाला पहले आ जाएगा क्योंकि माइनस है, तो एम बी कोस थीटा वन माइनस का कोस थीटा टू। ये आपके पास क्या आ गया, वर्क आ गया। कब, ये आप कह दो एनर्जी में क्या आ गया, चेंज आ गया। कब, जब आपने इसको थीटा वन से थीटा टू पे क्या कर दिया, घुमा दिया, थीटा वन से थीटा टू पे घुमा दिया। अब यहां पर अपने पास 2 से 3 केस आते हैं जो इसी से आ जाएंगे। जो तुम्हारे पास जनरली यू था वो क्या था, सिंपली माइनस का एम बी कोस थीटा। इसमें भी 3 केस बनेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 और थीटा इज इक्वल टू 180। इसमें क्या हो जाएगा, थीटा 90 मतलब यू कितना हो गया, 0। इसे क्या कहते हैं, शून्य ऊर्जा की स्थिति, शून्य ऊर्जा स्थिति, या कह दो 0 एनर्जी स्टेट। इसमें 0 तो u क्या हो जाएगा, माइनस का एम बी। इसे कहते हैं स्टेबल स्टेट, स्टेबल स्टेट या मोस्ट स्टेबल स्टेट। इसे कहेंगे u बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का एम बी, मतलब अनस्टेबल स्टेट, अनस्टेबल स्टेट है ना। एनर्जी चाहिए इसको, इसकी एनर्जी पॉजिटिव है, जितनी एनर्जी माइनस में होती है सिस्टम उतना ही क्या होता है, स्थायी होता है। तो ये आपके पास अस्थायी अवस्था, ये स्थायी अवस्था और ये शून्य ऊर्जा की स्थिति है। ओके, इस तरीके से अपने तीनों की तीनों, इसे स्टेबल स्टेट भी बोल सकते हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट बोल सकते हो, इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट भी बोल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हमने सारे फॉर्मूले यहां ड्राइव कर दिए, मतलब लगभग आपको बता दिए, डब्ल्यू बता दिया, वर्क कितना करना पड़ेगा, एनर्जी में कितना चेंज आएगा वो आप देख सकते हैं। इसके बाद अपने पास आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अलग से मेंशन नहीं है टॉपिक सिलेबस के अंदर, फिर भी अपने थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, जिस तरीके से वहां क्या था, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, इनक्लोज्ड यहां पे क्या हो जाएगा, फाई बी बराबर इनक्लोज्ड बी वेक्टर डॉट अपने पास डीएस वेक्टर। बस ये ध्यान रखना, ये हमेशा कितना होगा, 0 होगा, ये हमेशा कितना होगा, 0 होगा। ये चीज किसको बताती है, ये बताती है एकल ध्रुव, एकल ध्रुव एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट इन केस ऑफ मैग्नेटोस्टेट, या मैग्नेट के केस में भी आप कह सकते हो। ठीक है, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि चार्ज वाले के अंदर क्या था, इसके अंदर कोई चार्ज है ना, तो वहां से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होगी। पर चुंबक के केस में क्या होता है, चुंबक के अंदर जो एन है वो अलग से आपको मिलेगा ही नहीं। आपके पास एक चुंबक था, उसको आपने बीच से तोड़ दिया तो एनएस एनएस दोबारा बन जाएंगे। जैसे कि देखो यहां तो हो सकता है सिंपल चार्ज प्लस, हो सकता है सिंपल चार्ज माइनस क्यू हो सकता है, तो मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा है। यहां पे देखो क्या है, अगर आपके पास एक मैग्नेट था, ये एन है ये एस है, इसको बीच से काट दिया तो ये फिर से एनएस बन जाएंगे, ये फिर से क्या बन जाएंगे, एनएस बन जाएंगे। यहां एन यहां एस, फिर से यहां एन यहां पे एस, इसको फिर से काट दोगे तो ये फिर से एनएस एनएस बन जाएंगे। मतलब मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, एकल ध्रुव जो है वो मैग्नेट के अंदर एग्जिस्ट कभी करेगा नहीं, तो इससे जनरेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी नहीं होगी। समझ रहे हो ना, हमेशा इनसे निकल के एस पे जाएगी पर जनरेट कभी नहीं होगी। जनरेट कभी नहीं होगी तो जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है क्लोज्ड के लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगा वो हमेशा कितना होगा, 0 होगा। ठीक है ना, फ्लक्स क्या होगा, हमेशा 0 होगा। फ्लक्स यही बताता है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, किसी पॉइंट से जनरेट नहीं होती, हमेशा इनसे निकलेगी और एस पे जाके खत्म हो जाएगी। ये आप ध्यान रखो। तो तुम्हारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, इसको फील्ड लिख दिया गलती से, फ्लक्स जो है कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। इसके बाद अपने पास आते हैं कुछ डेफिनेशंस। पहला है मैग्नेटाइजेशन। पहला आता है अपने पास मैग्नेटाइजेशन। देखो मैग्नेटाइजेशन, देखो क्या होता है,
मैग्नेटाइजेशन जिस प्रकार वहां पे पोलराइजेशन था उसी तरीके से यहां पे क्या है, मैग्नेटाइजेशन है। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, देखो एकांक आयतन के अंदर तुम्हारा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटाइजेशन कहलाएगा। मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, एकांक आयतन के अंदर कितने तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो क्या कहलाएगा, अपने पास यहां पे मैग्नेटाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, पहली डेफिनेशन नहीं आती है। इसके बाद आता है चुंबकन क्षेत्र। इसके मात्रक वगैरह की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसका मात्रक लिख लोगे। ये मात्रक की जरूरत है, मात्रक की जरूरत है तो इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर। इसका मतलब क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर। ये थोड़ा सा देखें, देखो एम क्या था, निकाल सकते हो ना, एम क्या था अपने पास, NIA था, ए क्या था एम्पियर और दूसरा ए क्या था मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, एम्पियर गुणा मीटर स्क्वायर, नीचे वाले का क्या था मीटर क्यूब, तो ये क्या बचा एम्पियर बटा मीटर। इसी तरीके से आप इसके डायमेंशन में लिख सकते हो। इसके बाद अपने पास आता है सेकंड जो डेफिनेशन जिसकी हमें देखनी है वो है अपने पास चुंबकन क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जिसे लिखते हैं अपने H वेक्टर से। अब इसके अंदर देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, देखो आप ध्यान से सुनना इस बात को, थोड़ा सा आपका बहुत सारा कंफ्यूजन इसके अंदर दूर होगा। कि आपके पास कोई परिनालिका है, कोई परिनालिका है और उसको आपने कोई परिनालिका समझ रहे हो, सोलेनोइड है आपके पास और उसको आपने कोई मीडियम में रखा है, कोई मीडियम में रखा है और उसके ऊपर आपने कोई बाहर से फील्ड लगाया। तो जो आप बाहर से फील्ड लगाते हो, जो आप एक्सटर्नली फील्ड लगाते हो वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, चुंबकन क्षेत्र होता है। लेकिन मीडियम भी है तो हो सकता है उसके अंदर कुछ मैग्नेटाइजेशन आ जाए, क्या क्या आ जाए, कुछ मैग्नेटाइजेशन आ जाए और अंदर जो मटेरियल रखा है, अंदर जो आपका जो भी सिस्टम रखा है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जो आपने एक्सटर्नली लगाया था उससे कुछ ना कुछ क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो ध्यान रखना जितना आपने बाहर से लगाया वो क्या है, मैग्नेटिक, वो क्या है, चुंबकन क्षेत्र है, क्या है, चुंबकन क्षेत्र है, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हो आप। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसको इरेज करने की जरूरत नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हो उसको। ठीक है, बाहर से जो लगाया वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। और जितना उस मटेरियल ने क्या किया, महसूस किया, वो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी आप उसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल सकते हो। समझ रहे हो ना कि H क्या है, एक्सटर्नली अप्लाइड, एक्सटर्नली अप्लाइड, और B क्या है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, जितना महसूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, फील्ड डेंसिटी। ओके, ये तो क्या हुआ, बाहर से कितना लगाया और ये हो गया टोटल, टोटल कितना है, समझ रहे हो। और सिंपल सी बात है, एक चीज देखो क्या, कि जितना तुम बाहर से लगाओगे, जितना ज्यादा मैग्नेटिक तुम्हारा फील्ड इंटेंसिटी बाहर से लगाओगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कौन महसूस करेगा, अंदर वाला पार्टिकल महसूस करेगा, अंदर वाला पार्टिकल क्या करेगा, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड महसूस करेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के क्या आएगी, समानुपाती आएगी। समानुपाती हटाओगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अगर निर्वात की बात कर रहे हो तो ये कांस्टेंट क्या होगा, म्यू नॉट होगा। किसकी बात है ये, निर्वात की। निर्वात मतलब वैक्यूम, वैक्यूम की बात कर रहे हो। और अगर आप मीडियम की बात कर रहे हो, माध्यम की बात कर रहे हो, कोई माध्यम में ये बात हो रही है, तो ये म्यू बराबर क्या आएगा, बी बराबर क्या आएगा, म्यू एच। यहां पे म्यू नोट क्या हो गया, बी बटा एच। म्यू नोट क्या कहलाता है, जो म्यू नोट है आपके पास ये क्या कहलाएगा, निर्वात की पारगम्यता। निर्वात की पारगम्यता बोलो या इसको निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता बोलो, पारगम्यता, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, एबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी तरीके से म्यू क्या हो जाएगा, माध्यम की पारगम्यता, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। अब बात आती है रिलेशन की। वहां रिलेशन क्या था, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और यहां क्या हो जाएगा, म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, यहां पे म्यू नॉट आर क्या हो गया, म्यू आर क्या हो गया, रिलेटिव परमिएबिलिटी।
स्पेलिंग देख लोगे आप थोड़ा सा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। परमिएबिलिटी। अब म्यू जो है ये बताता क्या है? म्यू बताता है पारगम्यता, इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार हो जाएगी। ये किसको बताता है? पारगम्यता। किसको? पारगम्यता। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार हो जाएगी। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार हो जाएगी। अब बात आ गई अपने पास कि आप H का मात्रक कैसे लिखोगे। जो H का मात्रक है अपने पास वो होता है अपने पास एम्पियर प्रति मीटर। H का मात्रक क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर। देखो जो आपके पास M है, एक सेकंड रुकना, M और H का मात्रक सेम होता है। M और H जो होता है अपने पास सेम ही होता है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर। इसके बाद अपने पास जो नया टॉपिक है वो आता है, देखो इसको है ना, म्यू को क्या बोला मैंने? पारगम्यता बोला ना। इसको चुंबकशीलता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकशीलता। क्या बोलते हैं? चुंबकशीलता भी बोलते हैं इसको, म्यू को। अगला जो टॉपिक है वो आता है चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। जो H और M है इसका मात्रक सेम होता है। ये कैसे होता है ये आप समझ जाओगे। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, इसको जाई से लिखते हैं। किससे? जाई। किससे? जाई से। देखो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या बताती है कि आपने किसी वस्तु को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके अंदर चुंबकीय गुण कितनी देर में आएंगे या कितना प्रभावित होगी वो उन चीजों से, वो क्या बताती है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में बताते हैं, ठीक है। कितनी आसानी से वो चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेगी, तो ये क्या बताती है? कितना इजीली, हाउ इजीली इट विल अटेन गुणों, क्या बोलोगे आप? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H। समझ रहे हो ना। अब सिंपल सी बात है, जो आपके पास मतलब मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, जितना ज्यादा आप एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे उतना ही ज्यादा आपके पास क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन होगा। तो M समानुपाती क्या आएगा? हमेशा H आएगा। इस कांस्टेंट को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, क्या? जाई। ये जाई जो है ये क्या कहलाता है? चुंबकीय प्रवृत्ति। क्या कहलाता है? चुंबकीय प्रवृत्ति। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो लिखा है इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो जाई क्या कहलाएगा? चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाएगा। दोनों के मात्रक सेम होते हैं, जाई का मात्रक आएगा ही नहीं। जाई क्या है? एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। तो आप ये भी देख सकते हो M और H जो इसकी विमा वगैरह वो क्या है? सारी की सारी सेम है। इसे आप जाई भी लिख सकते हो और चाहो तो जाई M भी लिख सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है तो इसे आप क्या लिखो? जाई M ही लिख दो और इजी रहेगी आपके लिए चीजें। चुंबकीय पारगम्यता की हमने बात कर ली, रिलेशन क्या होगा हमने बात कर ली। अब अपने पास एक रिलेशन बचता है किसमें? जाई R जाई M व म्यू R में रिलेशन। म्यू R में रिलेशन, ये देखो इसमें रिलेशन कैसे आएगा अपने पास? जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, मतलब अंदर वाला पार्टिकल कितना मैग्नेटिक फील्ड महसूस करेगा, वो किसके इक्वल होगा? B बराबर म्यू H होता है। तो ये रहेगा अपने पास म्यू नोट H। समझ रहे हो ना। निर्वात के अंदर बाहर से कितना लगाया था वो वाला, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड महसूस होगा, और किसकी वजह से होगा? जो मैग्नेटाइजेशन होगा ना उसकी वजह से होगा। आप बात समझे कि अंदर वाला कितना मैग्नेटिक फील्ड महसूस करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी महसूस करेगा। आपने बाहर से जो लगाई है उसकी वजह से, तो बी बराबर म्यू नोट H, और जो मैग्नेटाइजेशन हुआ है उसकी वजह से। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी एक्सटर्नल प्लस बी नोट एक्सटर्नल प्लस बी नोट मैग्नेटाइजेशन। मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति, उसमें चुंबकीय गुण आ गए, जो आपने माध्यम रखा था उसके अंदर चुंबकीय गुण आ गए, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। ऐसा होता है। अब बी को आप लिख सकते हो इन एनी केस म्यू H, और ये है म्यू नोट H, और ये है म्यू नोट M। अब म्यू नोट M जो है इसके अंदर आप म्यू नोट M को क्या लिख सकते हो? जाई गुणा H। ये क्या हो गया? म्यू इंटू का H। तो इसे आप सोल्व कीजिए, थोड़ा सोल्व करोगे तो क्या बनेगा? देखो म्यू H ये हो गया म्यू नोट कॉमन और H कॉमन, तो ये बन गया म्यू नोट कॉमन H कॉमन, तो ये बन गया 1 प्लस का जाई। जो म्यू है इसको लिखते हैं म्यू नोट म्यू R H
ये बन गया म्यू नोट एच 1 प्लस का जाई। तो यहां से म्यू नोट एच से म्यू नोट एच चला गया, तो म्यू आर अपने पास क्या आ गया 1 प्लस का जाई। म्यू आर अपने पास क्या आ गया 1 प्लस का जाई। ठीक है, ये क्या है अपने पास, ये है रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। ये क्या है अपने पास, ये क्या है अपने पास चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक आप वर्ड लगाओगे सबके आगे तो सही रहेगा, है ना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति। इसके बाद अपने पास आते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या आते हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसको मैं आपको थोड़ा सा टेबल के रूप में करवा दूं, चलो जरूरत नहीं है, सीधा ही देख लो। ठीक है, इसको मैं आपको बांटता हूं 3 प्रकार में, जो आपके सिलेबस में है ना 3 प्रकार ही है वो। देखो पहला टाइप इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल्स होते क्या है। मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल है, चुंबकीय गुण उनके अंदर कितने होंगे, वो क्या है मैग्नेटिक मटेरियल है। इनको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं यहां पे देता जाऊंगा। पहला आता है आपके पास प्रति चुंबकीय पदार्थ, जिसको इंग्लिश में आप बोलोगे डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स। डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स हिंदी में लिख लो आप सीधा, प्रति चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ। दूसरा आता है आपके पास पैरामैग्नेटिक। क्या आता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। तीसरा जो आपके पास है वो आता है फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। क्या आता है, फेरोमैग्नेटिक। क्या आता है अपने पास, फेरोमैग्नेटिक लोह चुंबकीय पदार्थ। क्या आते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ। तो इसके अंदर आप देखो डाईमैग्नेटिक क्या होंगे, डाईमैग्नेटिक को हिंदी में बोलते हैं अपने प्रतिचुंबकीय, इसको बोलेंगे अनुचुंबकीय। ठीक है, और ये है अपने पास लोह चुंबकीय। सिंबल से आपको पता चल रहा होगा नाम से इसका, प्रतिचुंबकीय मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र बी होगा, इससे क्या होंगे, रिपेल होंगे। क्या होंगे, रिपेल होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। क्या होंगे, ये प्रतिकर्षित होंगे, उससे दूर भागेंगे। डाईमैग्नेटिक पदार्थ कौन से होंगे, ये उससे दूर भागेंगे। और इनके अंदर ये कौन से मटेरियल्स में पाए जाएंगे, जिनके पास क्या होगी, पेयरिंग होगी। क्या होगी, पेयरिंग होगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा आपके पास, युग्मन होगा। उस केस के अंदर आपके पास क्या पाए जाएंगे, डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स पाए जाएंगे। तीसरी बात, अगर आप इसको इस तरीके से रख दो, जैसे यहां ये आपके पास चुंबक है, ठीक है ना, इसके ऊपर अगर आप मटेरियल को रख दो तो इसे दूर भागेंगे, तो बीच में क्या बन जाएगा, इसके पास गड्ढा, और ये कहां चले जाएंगे, कॉर्नर पे, इस तरीके से। जबकि अनुचुंबकीय किसके अंदर पाए जाएंगे, जिसके अंदर आपके पास क्या होंगे, सिंगल पेयर होंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, पेयर नहीं, पेयर तो यहां गया, सॉरी, युग्मन। यहां क्या होंगे आपके पास, सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी ज्यादा नहीं, 1 से 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन। युग्म नहीं बनाना, अलग अलग रखने, एक मान लो आप। ठीक है, इसका एग्जांपल O2 मान लो, इसका वो सारे मटेरियल जो मैग्नेटिज्म शो नहीं करते। एग्जांपल चाहिए तो हम एग्जांपल भी लिख सकते हैं, ये आपके पास एग्जांपल हो गया Cu। और भी बहुत सारे मटेरियल जिनके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, आकर्षण प्रकृति होगी मैग्नेटिक फील्ड के प्रति। तो जब आप इनको रखोगे तो ये बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां ये क्या आ जाएंगे, ज्यादा आ जाएंगे। रीजन क्या है, ये अट्रैक्ट हो गए इससे। जबकि इसके अंदर क्या है, फेरोमैग्नेटिक क्या है, अनुचुंबकीय का सुधरा हुआ रूप है। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक का सुधरा हुआ रूप है। तो यहां क्या होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ज्यादा सिंगल इलेक्ट्रॉन, मोर सिंगल इलेक्ट्रॉन। ओके, ज्यादा सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके अलावा और क्या होगा, ये क्या होंगे, हाईली अट्रैक्ट। क्या होंगे, हाईली अट्रैक्ट। और ये जो जैसे मतलब मान लो ये आपके पास पत्थर है और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके अंदर वो पीक क्या बनेगी, ज्यादा ऊंची बनेगी। क्या बनेगी, ज्यादा ऊंची बनेगी, क्योंकि हाईली अट्रैक्टिव होंगे। अब सिंपल सी बात आप खुद समझ गए होंगे, मैग्नेटाइजेशन की बात करोगे तो इसमें तो क्या होगा, डीमैग्नेटाइजेशन होगा, ये उससे दूर भागने की ट्राई करेंगे। जबकि परमिएबिलिटी पैरामैग्नेटिक में क्या होगा,
इसके अंदर थोड़ा बहुत मैग्नेटाइजेशन होगा। क्या होगा? थोड़ा बहुत मैग्नेटाइजेशन होगा। जबकि फेरामैग्नेटिक के अंदर क्या होगा? बहुत सारा आपको क्या देखने को मिलेगा? मैग्नेटाइजेशन देखने को मिलेगा। अब चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करो तो डाई मैग्नेटिक के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। जो तुम्हारे पास पैरामैग्नेटिक है इसके लिए जो जाई है वो क्या होगा? 0 से 1 के बीच होगा। जो ससेप्टिबिलिटी है वो 0 से 1 होगी, इसमें 0 होगी और इसमें क्या होगी? अपने पास 1 हो जाएगी। एक मिनट थोड़ा सा कंफर्म करके आपको बता देता हूं। यहां हो जाएगी -1, नहीं यहां होगी -1। -1 मतलब ये उससे कहां चलेंगे? विपरीत दिशा में चलेंगे। और यहां चुंबकीय प्रवृत्ति जो आपके पास वो हो जाएगी 0 से 1 के बीच में। 0 से कितनी हो जाएगी? 1 के बीच में। और जो तीसरा केस होगा लोह चुंबकीय, इनके अंदर जो जाई होगा वो 0 से बड़ा होगा। और क्या होगा? ज्यादा बड़ा होगा 0 से। अब म्यू आर की बात करें तो यहां जो म्यू आर है, म्यू आर क्या होता है देख लो। म्यू आर क्या था अपने पास? म्यू आर था 1 प्लस जाई। तो यहां जो म्यू आर है ये हमेशा बड़ा होगा किससे? 1 से। और यहां जो म्यू आर है वो सिंपली बड़ा होगा और बराबर भी हो सकता है 1 से। यहां पर जो म्यू आर है वो कितना होगा? 0 होगा। रीजन क्या है? 1 -1 तो 0। समझ रहे हो ना? म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होगी? 0। किसके लिए? डायमैग्नेटिक के लिए। यहां पर कितनी होगी? ग्रेटर देन 0 और इक्वल भी हो सकती है। यहां वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो सकती है फेरोमैग्नेटिक के अंदर। ठीक है, बस 3 ही चीजें इसके अंदर। लोह चुंबकीय वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। और जबकि अनुचुंबकीय थोड़े से आकर्षित होते हैं। और जो प्रतिचुंबकीय वो आकर्षित नहीं होते, वो क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने पास एक चीज और देखो आप। क्या देखो? वो देखने वाली चीज क्या है? वो देखने वाली चीज ये है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं ना, जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं उनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, उनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो टेम्परेचर की क्या होती है? डिसप्रोपोर्शनल होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी? टेम्परेचर के डिसप्रोपोर्शनल होगी। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? अनुचुंबकीय के। अनुचुंबकीय कौन से थे? अनुचुंबकीय थे पैरामैग्नेटिक वाले। पैरामैग्नेटिक वाले। अब बात आती है लोह चुंबकीय की। लोह चुंबकीय के अंदर एक खास केस आता है, लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक। ये किसने बताया? ये बताया मैडम क्यूरी ने। किसने बताया? मैडम क्यूरी ने। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, मैडम क्यूरी ने क्या बताया? और उनके साथ एक साइंटिस्ट और थे, विस। क्या बताया थे? मैडम क्यूरी और साइंटिस्ट थे विस। तो इसे बोलते हैं क्यूरी विस लो। क्यूरी विस लो। क्यूरी और विस ने जो मिला के लो दिया वो क्या था? देखो ये आपको भी पता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो चुंबकीय प्रॉपर्टी जो है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती जाती है? डाउन हो जाती है। एक अच्छा मैग्नेट भी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय होने लगेगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना। तो इसने क्या कहा कि जो आपकी चुंबकीय प्रवृत्ति है वो क्या होगी? समानुपाती होगी 1/T माइनस टीसी के। 1/T माइनस टीसी के। अब ध्यान रखना टीसी क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर। क्रिटिकल बोल दो या क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी ताप है, क्यूरी ताप है। ठीक है, और क्यूरी ताप है क्या? वैसे देखो ये ध्यान से, T ग्रेटर देन टीसी कर लिया। सबको पता है ताप बढ़ाओगे चुंबकीय जो गुण है वो क्या होंगे? नष्ट होंगे। तो जब भी आपका T ग्रेटर देन टीसी हो गया ना, जब आपने ताप इतना बढ़ा दिया तो जो आपका फेरोमैग्नेटिक था, कोई पदार्थ आपका क्या था? फेरोमैग्नेटिक था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैरा में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक में। मतलब लोहा चुंबकीय पदार्थ जो आपका है, अगर आपने तापमान इतना बढ़ा दिया, T ग्रेटर देन टीसी कर दिया, तो ये किस में बदल जाएगा? अनुचुंबकीय में। समझ गए? जब आपका जो T है लेस देन टीसी है तो आपका जो लोहा चुंबकीय है, जो फेरोमैग्नेटिक है, वो क्या रहेगा? लोहा चुंबकीय रहेगा। पर उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्रवृत्ति मतलब लोहा चुंबकीय उतना ज्यादा वो नहीं रह जाएगा अगर आप टेम्परेचर उसका बढ़ाते हो तो। ठीक है, अब आप कांस्टेंट को हटाओगे तो ये एक बनेगा अपने पास जाई एम इजिकल टू सी बटा टी माइनस का टीसी। यहां पे टी क्या है? नॉमिनल टेम्परेचर, जो टेम्परेचर तुम उसका करंटली कर रहे हो। टीसी क्या है? क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर आपका जो अनुचुंबकीय पदार्थ है, जो लोहा चुंबकीय पदार्थ है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, वो किस में बदल गया? अनुचुंबकीय में बदल गया। किस में बदल गया?
अनुचुंबकीय बदल गया। इसके बाद अपने पास लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, वो है हिस्टेरिस लूप। क्या आता है? हिस्टेरिस लूप। हिस्टेरिस लूप होता क्या है? देखो, जब आप किसी मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो वो क्या होगा, उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन होगा। क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन होगा, उसका चुंबकन होगा। क्या होगा? चुंबकन होगा। तो जो M जो है इसको क्या बोलते हैं? चुंबकन तीव्रता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकन तीव्रता भी बोलते हैं। पर इसमें कंफ्यूजन रहेगा थोड़ा इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर, तो इसको इंग्लिश में याद रखो। M मतलब मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन। जो H है आपके पास, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जो आपका E था, फॉर्मूले में उसको किससे रिप्लेस किया था? B से रिप्लेस किया था। पर याद रखो, एक्चुअल के अंदर जो E होता है ना, जो E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो इसको किसके साथ कंपेटेबल होता है? वो कंपेटेबल होता है तुम्हारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब H के साथ। E किसके साथ कंपेटेबल होना चाहिए? हमेशा H के साथ। और वहां एक D था, वो यहां पे किसके साथ कंपेटेबल होना चाहिए? B के साथ। ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या कह दो चुंबकन क्षेत्र तीव्रता। ओके, उसी तरीके से वहां पे E अप्लाइड था, यहां पे H अप्लाइड है। ओके, इसके बाद अपने पास जो नया टॉपिक है वो है हिस्टेरिस लूप। स्पेलिंग देख के लिख देता हूं वरना गलती हो जाएगी फिर। हिस्टेरेसिस, हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस, इसका नाम क्या है? हिस्टेरिसिस लूप, जिसको आप हिंदी में क्या बोलोगे? शिथिल्य वक्र। क्या बोलोगे? शिथिल्य वक्र। क्या होता है शिथिल्य वक्र? देखो समझो ध्यान से, शिथिल्य वक्र क्या होता है? जब भी आपने किसी मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो वो क्या होने लगेगा? चुंबकित होने लगेगा। क्या होने लगेगा? चुंबकित होने लगेगा। हो सकता है वो अनुचुंबकीय बन जाए, हो सकता है वो प्रतिचुंबकीय बन जाए, और हो सकता है वो लोहे चुंबकीय बन जाए। सिंपल गैस लो, मान लो वो लोहे चुंबकीय बन गया। अब वो पीक पे चला गया, उसका मैग्नेटाइजेशन क्या था? पीक पे चला गया, इतना ही मैग्नेटाइज हो सकता है वो। ठीक है जी, मैग्नेटाइज हो गया। अब आपने क्या किया? उससे H हटा लिया। आप क्या देखते हो? जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड उससे हटाओगे, उसकी जो मैग्नेटाइजेशन है, उसका मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा था जो मैग्नेटाइजेशन है वो क्या होता है? एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के समानुपाती होता है। तो जैसे ही इसको कम करोगे, ये भी क्या होगा? कम होगा। पर तुमने देखा, जैसे ही तुमने इसको क्या कर दिया? जीरो कर दिया, ये क्या नहीं हुआ? जीरो नहीं हुआ। जीरो नहीं हुआ तो आप इसको अब कैसे लेके चलोगे? H को नेगेटिव में लेके चलोगे, -H की तरफ लेके चलोगे, तो एक पॉइंट पे जाकर ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेगेटिव में लेके चलना मतलब डायरेक्शन चेंज कर देना, समझ गए? नेगेटिव में लेके चलना मतलब डायरेक्शन चेंज कर देना। पहले मटेरियल था, यहां पे N था, यहां पे S है, डायरेक्शन चेंज कर दो, मतलब यहां पे S ले आओ, बाद में यहां पे क्या ले आओ? N ले आओ। ठीक है, तो यहां पर जो आपके पास, जो आप ये चीज करोगे तो B वर्सेस H का ग्राफ बनेगा। किसका ग्राफ बनेगा? B वर्सेस H का ग्राफ बनेगा कि आपने कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया और उसके पास कितना मैग्नेटिक फील्ड टोटल में है। इनका जो ग्राफ बनेगा वो आपके पास क्या कहलाता है? शिथिल्य वक्र कहलाता है, हिस्टेरिसिस लूप कहलाता है। क्या कहलाता है? शिथिल्य वक्र कहलाता है, हिस्टेरिसिस लूप कहलाता है। तो आप देखो हिस्टेरिसिस जो लूप है वो किस तरीके से बनता है। मैं इसको पूरा नई हेडिंग डाल देता हूं, छोटी सी बात लिखनी है, ये अब थोड़ी सी ध्यान रखें कि जो E है वो कंपेटेबल होगा यहाँ पे किसके साथ? H के साथ, और वहां जो आपका D था वो यहाँ के B के साथ कंपेटेबल होगा। अपना जो लास्ट टॉपिक है वो है हिस्टेरिसिस लूप, शिथिल्य वक्र जिसे कहते हैं, हिस्टेरिसिस लूप, शिथिल्य वक्र, वो अपने को डिस्कस करना है। इसको मैंने तुम्हें समझा दिया है, ठीक है? इसको बस थोड़ा सा लिखवाना है। इससे पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी चीज शेयर करता हूँ, ठीक है? ये चीजें शेयर नहीं करी जाती, पर जो स्ट्रगल है ऑनलाइन टीचिंग का वो भी थोड़ा सा शेयर करना चाहिए। अभी क्या हो रहा था कि पढ़ते पढ़ते कि थोड़ा सा अभी बारिश हुई थी, थोड़े से पानी के जो छींटे हैं, जो पेन टैबलेट है, इसके जो बटन्स होते हैं उनके ऊपर गिर गए थे। तो मैं फिर भी मैंने इसको यूज़ किया क्योंकि मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करना था। तो लेक्चर रिकॉर्ड करते करते ही इसने क्या किया, एकदम से ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया कि पेन टैबलेट ने काम करना ही खराब कर दिया, काम करना ही बंद कर दिया। ठीक है, लास्ट का 10 मिनट का लगभग लेक्चर रहा था, तब इसने, तुम देखोगे कि इसने काम करना बंद कर दिया। यहाँ पे तुम्हें कट भी दिखेगा, शिथिल्य वक्र जो टॉपिक लिखा है मैंने भी, इसे जस्ट पहले तुम्हें कट दिखेगा। वो कट क्यों है? क्योंकि पेन टैबलेट खराब हो गया था,
और इसको पूरा खोला, फिर ड्रायर से इसको सुखाया उखाया, तो लगभग एक डेढ़ घंटा उसमें चली गई। ठीक है, नया मंगवाते इतने सब में लगभग 5-6 दिन निकल जाते और फिर 5-6 दिन कोई लेक्चर नहीं आता। तो ये भी ऑनलाइन टीचिंग के काफ़ी स्ट्रगल होते हैं। ठीक है, कभी लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद भी करप्ट हो जाता है और कभी कभी लेक्चर में आवाज़ नहीं होती, बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं। ठीक है, टीचर यूजुअली इनको शेयर नहीं करते, पर शेयर करने चाहिए ताकि स्टूडेंट को भी पता रहे कि कैसे क्या हो रहा होता है, क्योंकि आप भी ओवरऑल आगे जाके एक टीचर ही बनोगे। ठीक है, तो तुम्हारा किसी न किसी पॉइंट पे ऑनलाइन चीज़ों से भी पाला पड़ेगा ही। टेक्निकल इश्यूज है, इनमें आप कुछ कर नहीं सकते, बस पेशेंस के साथ काम कर सकते हैं। तो देखो शिथिल्य वक्र के अंदर क्या होगा, सिंपली इसको समझो आप। इसके अंदर अपने ग्राफ बनाएंगे किस किस के बीच में, अप्लाइड फील्ड एच और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी के बीच में। ठीक है, इसके आप समझो थोड़ा सा ये कैसे काम करेगा। ये कुछ इस तरीके से काम करेगा कि ये मान लो 0 पॉइंट पे है। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और आपने एक्सटर्नली कोई फील्ड नहीं लगाया। अब मान लो आपने क्या किया, आपने फील्ड बनाना स्टार्ट किया। आप क्या करोगे, आपने फील्ड एक्सटर्नल फील्ड एच है वो बढ़ाना स्टार्ट किया, तो उसके साथ साथ आपका जो बी है वो भी बढ़ रहा होगा, कुछ इस तरीके से बढ़ रहा होगा। यहां पे जाने के बाद आप पॉइंट बी पे पहुंच गए। पॉइंट बी के बाद आप देखोगे कि इस पे क्या आ जाता है, सैचुरेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, सैचुरेशन आ जाता है। जो बी है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन। मैग्नेटिक सैचुरेशन, चुंबकीय संतृप्ति। अब देखो इसमें हुआ क्या, 0 से बी तक लेकर के, अगर इसको मैं ये बोलूं तो 0 ए बी के अंदर क्या हुआ, आपने जैसे एच बढ़ाया, अप्लाइड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ती गई। पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद चाहे आप एच और बढ़ा लो, ये और नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो बी जो पॉइंट है इसके ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी जो है मैक्सिमम हो गई थी और इसे क्या बोला गया था, इस पॉइंट को मैग्नेटिक सैचुरेशन बोला गया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम H को कम करना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे बढ़ाया था, हम इसको कम करना स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हम H को जैसे ही कम करते हैं और H को लेकर के 0 पे पहुंचते हैं। ये देखो हमने H को 0 कर दिया ना, उसके बाद भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो 0 नहीं हुई। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि आपके पास जो मटेरियल था उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रहा जाता है। समझ रहे हो ना, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तुमने हटा दिया, उसके बाद भी कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन उस मटेरियल के पास अभी भी है, कुछ चुंबकीय गुण उसके अंदर अभी भी है। तो इनको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम H को दूसरी साइड में बढ़ाते हैं। पर उससे पहले एक बात देखो, H को जब आपने 0 किया उसके बाद भी इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, चुंबकीय गुण है। इसको कहते हैं रिटेंटिविटी मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। हिंदी में बात करो तो इसे कहते हैं धारणशीलता। क्या कहते हैं, धारणशीलता। रिटेन कर लिया इसने मैग्नेटिक फील्ड को, धारणशीलता। अब आप इससे क्या करते हो, विपरीत साइड के अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड H जो है वो बढ़ाते हो। अब आप देखते हो H की एक नेगेटिव वैल्यू के ऊपर जो आपका B वो क्या है, वो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसको कहते हैं कोएर्सिव फील्ड, कोएर्सिव फोर्स, निग्रह क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको, निग्रह क्षेत्र। ये क्या था कि आपने H को दूसरी साइड में इतना बढ़ाया कि जो B था वो क्या हो जाए, ये जो B था ये कहां पहुंच जाए, 0 पे पहुंच जाए। तो इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, कोएर्सिव फील्ड। क्या बोलेंगे, कोएर्सिव फोर्स या निग्रह क्षेत्र की, इसको 0 पर लाने के लिए। अब आप विपरीत साइड में बढ़ाते हो तो ये ग्राफ कुछ आपको इस तरीके से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा ग्राफ होता है शिथिल्य वक्र। इस चीज को 2 से 3 बार सुन लेना कि 0 AB वो ग्राफ है जिसमें H बढ़ाया तो B बढ़ा। अब B पॉइंट पे जाकर के जो आप H अब कितना ही बढ़ाते रहो, आपका जो B है वो और नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन। अब इससे कम करोगे, H का मान कम करोगे तो आप देखोगे H का मान 0 करने में B 0 नहीं हुआ। क्यों, मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर रह गया, मैग्नेटाइजेशन इसने रिटेन कर लिया। तो इसको ये जो हाइट है C, अगर इसको बोलो तो आपके पास जो OC है इसको क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी मैग्नेटाइजेशन। इसके बाद C से आप और आगे आते हो तो आपको यहाँ पे पॉइंट D मिलता है। जो OD है वो आपके पास क्या होगा, निग्रह क्षेत्र बोल दो या फोर्स कोएर्सिव बोल सकते हो आप। ठीक है,
बस इसके अंदर इतनी ही पढ़ने वाली चीजें हैं। अब आप बस ये देखो कि इसका जो ग्राफ है ना, इसका जो ग्राफ है, कुछ कुछ के लिए क्या आएगा, ये काफी चौड़ा आएगा, और कुछ कुछ के लिए क्या आएगा, काफी पतला आएगा ग्राफ। लाइक इट कैन बी लाइक दिस, ठीक, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका ग्राफ जितना ज्यादा चौड़ा होगा ना, उसके लिए ऊर्जा हानि, उसके लिए ऊर्जा हानि, स्थिल्य वक्र हानि क्या होगी, उतनी हाई होगी। समझ रहे हो ना, जितना थिक होगा, ठीक, मतलब थोड़ा सा चौड़ा। अगर ये देखो जो ब्लैक वाला साइन है ये काफी चौड़ा है, तो यहां पे जो एनर्जी लॉस होगा, शिथिल्य ऊर्जा हानि जिसे कहते हैं, शिथिल्य ऊर्जा हानि, ऊर्जा नहीं कह दो या कह दो हिस्टेरिस एनर्जी लॉस, हिस्टेरिसिस एनर्जी लॉस, टीई है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग का देख लेना आप। अब ये हुआ क्या, इसके अंदर क्या है, चुंबकन और विचुंबकन। पहले आपने उसको चुंबकित किया, उसको एनर्जी दी, विचुंबकित, फिर विपरीत दिशा के अंदर आपने उसको चुंबकन किया। तो चुंबकन और विचुंबकन के अंदर जो एनर्जी अपने पास लॉस होती है, उसका जो ग्राफ होता है कि कितना आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और कितनी आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मिली, इन दोनों के बीच का जो ग्राफ है वो क्या कहलाता है, शिथिल्य वक्र कहलाता है। शिथिल्य वक्र का साइज जितना कम होता है, ऊर्जा हानि उतनी ही कम होती है। शिथिल्य वक्र का ग्राफ जितना थिक होगा, ऊर्जा हानि उतनी ही अधिक होगी। तो अगर ये क्या हो, यहां पे अपने पास थिन होगा तो क्या होगा, शिथिल्य ऊर्जा हानि क्या हो जाएगी, शिथिल्य ऊर्जा जो हानि आपकी क्या होगी, कम होगी, और यहां पे क्या होगी, ज्यादा होगी। बस इसके अंदर अपने पास इतने ही टॉप पॉइंट है डिस्कस करने वाले। इसी के साथ आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत कम होंगे, फिर भी जो भी क्वेश्चन होंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने डिस्कस कर लेंगे। अगर कम क्वेश्चन का लेक्चर होगा तो लगभग 30 मिनट का लेक्चर आ जाएगा, अगर ज्यादा क्वेश्चन का लेक्चर होगा तो लगभग अपने वही 1 घंटे का लगभग लेक्चर बनेगा, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को थोड़ा अच्छे से देखना, ठीक है, और अच्छे से नोट डाउन करना। बाकी कोई इशू आए तो कमेंट डाउन करें, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।